फोक्स ये वीडियो के अंदर एक और स्मॉल कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे। कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब ये कंपनी जो देखोगे बड़े सारे अच्छे ग्रोथ टारगेट्स दे रही है और ये कंपनी जो है रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर काम करती है। अब आपको पता ही होगा कि जितनी भी रिसाइकलिंग सेक्टर वाली कंपनी है वो बड़ा अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। उसी तरीके से अगर आप टीना के नंबर्स देखोगे तो 277% का ये कंपनी ने एक साल के अंदर रिटर्न दिया। अगर आप इसके पीएस देखोगे तो जैसे कि ग्रेविटा ने भी अभी रिसेंटली बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर आप ग्रेविटा का देखोगे तो 169% का रिटर्न दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनीज है ये रिटर्न देते जा रही है, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है ऐसे कंपनीज के अंदर। ऐसा नहीं है, ग्रेविटा भी अपने जो रेवेन्यूज़ है वो कुछ 25 से 30% के आसपास ग्रो कर रहा है। उसी तरीके से आप गणेश इकोस्फीयर देखोगे तो वो कंपनी भी अपने रेवेन्यूज़ जो है वो ग्रो करते जा रही है और उसके स्टॉक प्राइस के अंदर भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है। भले ही गणेश इकोस्फीयर का अगर आप बाकी कंपनीज के साथ रेवेन्यूज़ कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा कम है, 6% के आसपास है। बट आपको जैसे कि पता है कि सारे रिसाइकलिंग और रीन्यूएबल एनर्जी वाले जितने भी सेगमेंट्स हैं और आपके रिसाइकलिंग वाले जितने भी सेगमेंट्स हैं सबके अंदर टेलविंड्स आ रही है। तो आपका जो भी कंपनी रीन्यूएबल से रिलेटेड है, रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, सारी कंपनीज के अंदर टेलविंड्स आ रही है। तो कंपनीज ने भी ऑटोमेटिक रिटर्न्स देना स्टार्ट कर दिया है। गणेशा इकोस्फीयर मुझे तो पर्सनली ये कंपनी पसंद नहीं है। ग्रेविटा मुझे बड़ी पर्सनली अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि ये जो कंपनी है बड़े फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। उसी तरीके से मेरे को एक और कंपनी मिली है टीना। अब ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटी और स्मॉल कैप कंपनी है ये। 2800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अब ये जो कंपनी है इसका मेन बिजनेस क्या है पहले हम वो समझते हैं। इसका मेन बिजनेस आपको दो लाइन के अंदर समझाऊँ तो ये कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ टायर रिसाइकिल करती है और फिर इसके एंड प्रोडक्ट्स बना के बाहर सेल करती है। अगर आप इस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रही है हमें। मतलब अबाउ अगर कुछ 75% के आसपास ईयर ऑन ईयर की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है इस कंपनी के अंदर। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 68% ईयर ऑन ईयर का हमें सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने मिला है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 104% से इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब एबिटा मार्जिन जो है वो 19.22% से लेके जाकर अभी कुछ 16.84% के आसपास आ चुका है। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे दिया है कि एबिटा मार्जिन जो है 16.8% के आसपास जो है वो मेंटेन रहेगा। ईपीएस भी अगर आप देखोगे Q1 को FY24 को कंपेयर करोगे और Q1 FY25 को कंपेयर करोगे तो ईपीएस के अंदर हमें लगभग डबल का जो है वो जंप देखने मिला है। अब ये जो कंपनी है ये चार सेगमेंट के अंदर काम करती है। पहला जो सेगमेंट है वो है इंफ्रा सेगमेंट, दूसरा जो सेगमेंट है वो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट कंज्यूमर सेगमेंट है और चौथा जो सेगमेंट है वो है स्टील सेगमेंट। अब इंफ्रा के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है हमें। अगर आप इनके इंफ्रा की वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो 65% की जो है वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने मिली है और सेल्स की जो ग्रोथ चेक करोगे आप तो 48% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने मिला है। अब इंफ्रा के अंदर हमें इतनी अच्छी खासी ग्रोथ क्यों देखने मिली, क्योंकि Q1 सीजन चल रहा है अभी और Q1 सीजन के अंदर यूजुअली ऐसे होता है कि इंफ्रा के जो रेवेन्यूज आते हैं वो पीक पे होते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। तो और इसके वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना नोटिस किया गया है Q1 के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है। और अभी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे तो अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्वियसली स्पेंड होना जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्शन पास आने लगते हैं गवर्नमेंट जो है ऑटोमेटिक आपके रोड के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से लोग जो है खुश हो जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं तो कम से कम रोड तो बना रही है। मजाक की बात साइड में रखते हैं तो यूजुअली ये रीज़न होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती है आपकी, जो कि रोड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर है या उनके लिए कोई एंड टू एंड प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उनके सेल्स अगर देखोगे तो हाइयर नंबर पे रिपोर्टेड रहेंगे जब भी इलेक्शंस आते रहेंगे। तो ये तो एक जेन्युइन फैक्ट है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके बिटुमिनस प्रोडक्ट के अंदर 30% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। अब इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें तो इनका जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है। 6% की ग्रोथ देखने मिली है वॉल्यूम ग्रोथ। और एक्सपोर्ट का अगर आप देखोगे तो 51% का हमें एक्सपोर्ट के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। इसके पहले आप कंक्लूड कर दोगे एक्सपोर्ट के अंदर हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है। तो इनका जो एक्सपोर्ट का बेस है वो बड़ा छोटा था, तो वो छोटे बेस से 50% की वॉल्यूम ग्रोथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें तो इनका जो वारले वाला प्लांट है वो अभी अभी इनके सेल्स को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर चुका है। अभी इन्होंने रिसेंटली वारले वाले प्लांट पे अपना केपिक्स जो है वो कंप्लीट किया है। और कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 150% के आसपास हमें देखने मिल रही है। स्टील सेगमेंट की बात करें तो 85% का वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ से देखने मिला है और कुछ 72% का जो आपका वॉल्यूम ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। और ये जितना भी वॉल्यूम ग्रोथ है टायर क्रशिंग से आ रहा है। अब टायर क्रशिंग जो है ये जितना ज़्यादा ऑब्वियसली ये जो कंपनी करेगी उतना ज़्यादा इसके जो रेवेन्यूज़ वगैरह है वो ज़्यादा बेटर रिपोर्ट होगी, वो तो ऑब्वियस वाली बात है। बट फिर अभी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने जो है ईपीआर के क्रेडिट सेल्स वगैरह भी
दिखाने स्टार्ट कर दिया अपने बुक्स के अंदर। 250 लाख्स की जो ईपीआर है, मतलब इनका जो 10 करोड़ का कुछ सेल्स है टीना रबर का, और उसमें से 2.5 करोड़ तो Q1 के अंदर ईपीआर के क्रेडिट से ही कंट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर आप नंबर्स वगैरह कंसिडर कर रहे हो तो आप बिना ईपीआर के भी नंबर्स जो है वो कंसिडर कर सकते हो, मतलब सेल्स ग्रोथ और आपका पैट का ग्रोथ। बट एक और चीज़ है कि अभी ईपीआर जो है, कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्हें इससे फ्यूचर के अंदर भी रेवेन्यूज़ आते रहेंगे, तो फिर हम ईपीआर को इंक्लूड करके इनके रेवेन्यू ग्रोथ को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो अब कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल मेट्रिक्स दिखाया। अब यूजुअली मैंने देखा है कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज आ जाता है, जैसे अभी देखो कि रेड सी रीजन के इधर दिक्कत चल रहा है, तो जैसे ये सब दिक्कतें आनी चालू हो जाती है, मैक्सिमम केसेस के जो कंपनी के मैनेजमेंट है, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये बुरी बात है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैनिपुलेशन ही है कि मैक्सिमम जो कंपनीज होती है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और बड़े बड़े एक्सपेंस दिखाना स्टार्ट कर देती हो, वन ऑफ लेना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे कि इन्होंने अभी ईसॉप का जो एक्सपेंस है उसके लिए प्रोविजन बना दिया एकदम से। जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट होता है, मैंने मैक्सिमम कंपनीज के अंदर देखा है, जैसे ही कुछ बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, आपके इनके वन ऑफ लेना स्टार्ट कर देते हैं। आरएनडी के अंदर तो चलो ठीक है, कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो तो हम केपेक्स से कंसिडर करेंगे, भले ही अकाउंटिंग के अंदर आरएनडी जो है वो एक्सपेंस किया जाता है, बट हम तो कंपनी के लिए एक केपेक्स से कंसिडर करते हैं एनालिसिस के टाइम पे, क्योंकि आरएनडी जो है आपकी कंपनी को आगे लेकर जाकर बेनिफिट करता है। फिर अगर इनकी केपेक्स की प्लानिंग देखोगे तो 48 करोड़ के आसपास का कंपनी ने केपेक्स के लिए गाइडेंस देकर रखा है, जिसमें से 28 करोड़ का जो है वो अप्रूव हो चुका है। अब इनका सोलर प्लांट जो है वो वडा और वारले के अंदर जो सेटअप हो रहा है वो Q2 के अंदर तक स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी क्रम्बिंग कैपेसिटी जो है वारले के अंदर Q3 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। और फिर उसके बाद पावर लोड एनहांसमेंट अगर आप देखोगे तो उनका वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला डेवलपमेंट वाला जो प्लांट है वारले के अंदर, वो Q3 तक तो है वो रेडी हो जाएगा। अब ये जो कंपनी है मुझे पर्सनली बड़ी अट्रैक्टिव क्यों लगती है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो रिसाइकलिंग सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। सारी आपकी रिसाइकलिंग सेगमेंट वाली जो कंपनी है उसके अंदर टेलमेंट चल रहे हैं सारी कंपनी के अंदर, और अभी मार्केट के अंदर जो है वो सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। ऐसे तो मैं पर्सनली अर्निंग्स ग्रोथ पे बिलीव करता हूँ, मैं सेक्टर रोटेशन पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत बार सेक्टर रोटेशन भी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी जो कंपनीज़ वगैरह है उनको अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड करवाती रहती है। अगर आप इस कंपनी के एंड ऑफ प्रोडक्ट्स देखोगे, एंड ऑफ द वैल्यू प्रोडक्ट्स, तो एंड ऑफ द लाइफ ऑफ टायर्स के बाद ये जो कंपनी है ये क्रम रबर बनाती है, फिर उसके बाद स्टील वगैरह बनाती है। तो स्टील से क्या बनता है, बीड वायर्स बनता है, स्क्रैप बनता है, और फिर स्टील एब्रेसिव्स बनते हैं, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो। अब बेसिकली आप कोई भी कंपनी ट्रैक करते हो तो उसकी वैल्यू चेन जो समझना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हम जो है वो टीना रबर की बात कर रहे हैं। अब टीना रबर क्या करती है, टायर्स वगैरह रिसाइकिल करती है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग एंड टू एंड प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल रबर पार्ट्स भी बनाती है, कन्वेयर बेल्ट भी बनाती है, रोड्स के लिए भी इसके जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स स्टफ भी बनाती है, जिम टाइल्स भी बनाती है, रबर पाइप्स भी बनाती है। अब रबर पाइप जो है वो टायर क्रशिंग वगैरह कर कर बनाए जाते हैं, और फिर इसके बाद ये जो नए टायर्स वगैरह है वो भी बनाई जाती है। अगर आप इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, Q1 जो सीज़न है इसका मैक्सिमम आपका रोड्स वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता रहता है Q1 के अंदर एट पीक पे चलता रहता है, और अभी इलेक्शंस भी आ गए तो ये चेरी ऑन द टॉप हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के 45% के आसपास जो रेवेन्यूज़ है वो इंफ्रा से आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल से 28% के आसपास आ रहे हैं, स्टील से कुछ 18% के आसपास आ रहे हैं, और कंज्यूमर से जो है 8% के आसपास आ रहा है। अब कंज्यूमर वाला जो डिवीजन है इस कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। अब पहले ये जो कंपनी है वो क्या करती थी, पहले जो है ये आपके सिर्फ नॉर्मल आपके जो बस टायर्स है, ट्रक वाले टायर्स है, उनको ही रिसाइकल वगैरह करती थी, बट अब इन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह भी रिसाइकल करने स्टार्ट कर दिया है, और आपके जो कार्स वगैरह के टायर्स होते हैं उसके रिसाइकलिंग के बिजनेस भी जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस कंपनी के टोटल प्लांट देखोगे तो आज के डेट पे इस कंपनी के टोटल 6 प्लांट्स है, लेकिन कंपनी का प्रोजेक्ट FY27 जो है उसके अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो इनके 6 प्लांट्स है वो 10 प्लांट्स तक लेके चल जाएंगे। अभी कंपनी का ROCE कुछ 27% के आसपास है, लेकिन टारगेट ROCE FY27 के लिए कंपनी ने जो है 30% प्लस का दिया है। अब ग्रेविटा के केस में भी वही FY27 का जो विजन है वो फॉलो हो रहा है। अभी कंपनी जो है अचीव कर ही रही है, ग्रेविटा के केस में भी पॉजिटिव चीज़ें चल रही है, इसलिए कंपनी का जो, मैं यही बोलता हूँ कि कंपनी का जो रिटर्न होता है वो कम से कम अर्निंग्स ग्रोथ बैक्ड होना चाहिए। कोई कोई कंपनीज होती है जो कि उन जिनका जो स्टॉक है वो रिटर्न देता होता है, लेकिन फंडामेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं होते, या फिर अर्निंग्स बैक्ड रिटर्न नहीं होते उनके, तो वो जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली बुरा करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ टाइम बाद। तो अब जब भी मार्केट अनस्टेबल होते हैं, अब जैसे कि अभी मार्केट जो
जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ऐसे टाइम पे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, फंडामेंटली वो स्टॉक्स जो कि अर्निंग्स ग्रोथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो स्टॉक्स को पिक करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप इनका एबिटा मार्जिन का गाइडेंस देखोगे तो 18% का इन्होंने गाइडेंस दे के रखा है FY27 तक। सेल्स का ग्रोथ का वही अभी इन्होंने बताया कि 25% रेवेन्यू कैगर है, बट FY27 के लिए इन्होंने 900 करोड़ की कुछ सेल्स जो है वो गारंटी करी है, मतलब गाइडेंस दी है। तो अगर आप देखोगे तो फिर वो 40% के आसपास जो है वो सेल्स का जो नंबर है इनका ग्रो करेगा। क्योंकि अगर आप कमिंग ईयर देखोगे FY25 का, तो FY25 के अंदर 700 करोड़ का है, तो 700 से अगर आप 900 करोड़ पे जाओ तो वही हमें 28% का इंक्रीज देखने मिलेगा 26 से 27 पे, और अभी 24 से 25 पे हमें जो है वो 40% का इंक्रीज देखने मिलेगा रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर। तो ये एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। अब उस हिसाब से मैंने इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी कैलकुलेट करके रखा है, लेकिन स्टॉक प्राइस के ऊपर हम बाद में आएंगे कि आगे जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अब उसके पहले केपेक्स की बात करें तो केपेक्स, अब ये जो कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन 2.5x कर रही है। अभी जो कंपनी की कैपेसिटी है कुछ 1 लाख के आसपास है, वो अभी इसे 2.5 लाख तक लेके चल जाएगी FY27 तक। तो जैसे कि मैंने आपको देखा, मैंने ग्रेविटा के केस में भी ये देखा कि आपकी जितनी भी रिसाइकलिंग कंपनीज है ना FY27 पे बड़ा फोकस कर रही है, और केपेक्स भी उनका उसी तरीके से एसोसिएटेड है। ग्रेविटा के केस में भी यही सेम चीज़ चल रही है केपेक्स के अंदर, जितना मैंने ट्रेंड नोटिस किया है ये कंपनीज के अंदर। फिर उसके बाद आप इनका वार्ले का प्लांट देखोगे तो अभी इनका जो प्लांट है वो स्टार्ट हुआ है, 30 मिलियन के जो रेवेन्यूज़ है वो कुछ आ चुके हैं प्लांट से, बट अब एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन है इस प्लांट का FY25 तक 75 to 100 मिलियन तक का। फिर उसके बाद इनका जो ओमान का प्लांट है वो भी अभी रिसेंटली स्टार्ट हो जाएगा। अब रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट करा है, यहाँ फंक्शनिंग वगैरह चालू किया है, वर्किंग वगैरह स्टार्ट हो गया है, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स भी आए इन्होंने स्टार्ट करे। अगर आप देखोगे तो ओमान के अंदर ये 15,000 MT की इनकी जो टोटल कैपेसिटी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है आपकी टीना जो है सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक्सपांड कर रही है। इनका जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो एक्सपांशन चल रहा है 20 करोड़ के आसपास का कुछ केपेक्स प्लान है, वो H1 FY26 तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये जो कंपनी है वो टायर रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो ओपन कर रही है, एडवांस स्टेज वाला, और ये जो है Q3 तक जो है इसका फंक्शनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर आप इस कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियली ये जो कंपनी है बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। सेल्स ग्रोथ बड़ी फास्ट देखने मिल रही है हमें इस कंपनी के अंदर, टारगेट भी बड़े अच्छे खासे देकर रखे हैं। अगर मैं नॉर्मली इसके रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट लूँ तो 40% का जो है कंपनी ने FY25 के अंदर जो है गाइडेंस देकर रखा है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ का, रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से कंपनी जो है बड़े फास्ट पेस पे एक्सपांड कर रही है। होपफुली ये जो अपना टारगेट है FY27 वाला वो अचीव कर ले। अभी हम एक बार बात कर लेते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर क्या बोला है, और फिर हमारा जो एस्टिमेटेड स्टॉक प्राइस है इस कंपनी के रिलेटेड उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब इनके बात करें तो TP बिजनेस जो है वो 1 साल के अंदर जो है कंपनी का जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। FY25 के अंदर ये कुछ 50 करोड़ का केपेक्स प्लान बना कर रखे, जिसमें से 20 करोड़ जो है इनके वो सऊदी अरेबिया वाले प्लांट के लिए चला जाएगा। फिर इंफ्रा के लिए अगर हम बात करें तो अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मूव्स ले रही है बिटुमियस, आपका जो बिटुमेन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, आपको दूसरे जितने भी बिटुमेन वाले प्रोसेस है वहाँ यूज़ करने के लिए, तो वहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। बट अब जितना मैंने ये कंपनी के अंदर देखा है कि इनके मैक्सिमम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो इंफ्रा से ही आ रही है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफ्रा ही परफॉर्म कर रहा है इस कंपनी का, बाकी इनका जो स्टील वाला सेगमेंट है और कंज्यूमर वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने मिली है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी दो सारे सेगमेंट्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो 2.5x से इंक्रीज़ करने वाला है। और फिर उसके बाद ये जो टायर कंपनीज है ये इनकी बहुत बड़ी क्लाइंट्स है। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े टायर प्लेयर्स जो है इनके क्लाइंट्स है। इनका नाम अगर आप देखो तो MRF, आपका अपोलो टायर्स, JK टायर्स, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि आप देख सकते हो TVS, श्री चक्रा, फिर उसके बाद CEAT, Hyundai कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारे जो है इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम है। अब इनका क्लाइंट लिस्ट पे बड़ा अच्छा लगा मुझे इस कंपनी का, अट्रैक्टिव नाम है, बड़े बड़े नाम है। बट एक और चीज़, अगर आपकी टायर कंपनीज अच्छा नहीं करेगी तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अच्छा खासा देखने मिल सकता है टीना रबर के अंदर, और यही मुझे डर है। अगर आप टायर कंपनीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे तो टायर कंपनीज़ के अंदर इतनी अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है, वही नॉमिनल पेस पे जो है अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही है हमें। उसी तरीके से आप अपोलो टायर्स देखो, CEAT देखो, तो सबके अंदर जो अर्निंग्स ग्रोथ है मुझे थोड़ी स्लो दिख रही है। अब टायर कंपनीज़ के कॉन कॉल्स मैंने रिसेंटली ट्रैक नहीं करे, तो वो भी मैं ट्रैक करने का सोच रहा हूँ। अभी कुछ एक हफ्ते के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी आपकी सारी टायर कंपनीज़ है एक ही वीडियो के अंदर सारी कंपनीज़ को जो है वो कवर करूँ, तो आपको समझ जाएगा कि टायर इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। और एक बार हमें टायर इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर समझ जाता है तो हमें जो है टीना के बारे में भी अच्छे से समझ जाएगा। भले इनके जो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ है वो टायर
भले ही इनके जो मैक्सिमम रेवेन्यूज है वो टायर सेल कर नहीं आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो टायर रिसाइकिल करती है उसके बाद ये जो कंपनी है ये टायर्स वगैरह भी बनाती है, ये बाकी चीज़ें भी बना रही है, बाकी सेगमेंट्स के अंदर भी काम कर रही है, बट स्टिल टायर इंडस्ट्री जो है हाईली अफेक्ट करेगी, मुझे ऐसे पसंद लगता है इस कंपनी को। फिर उसके बाद बात करें तो आप इनका टीपीई का बिज़नेस देखोगे तो ये टीपीई के बिज़नेस के अंदर रबर प्लस प्लास्टिक दोनों के अंदर काम कर रहे हैं, और ये पाइप्स भी बना रहे हैं, इसके साथ साथ ये जो है प्लास्टिक फेलर्स भी बना रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गाइडेंस कंपनी ने अच्छा खासा देकर रखा है, 37% का गाइडेंस देकर रखा है सेल्स ग्रोथ की बात करें तो, और मार्जिन जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि 16.5% के आसपास ही जो है वो मार्जिन रहेंगे। फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी इनके कोई प्लान नहीं है कि ये पेपर और बैटरी सेगमेंट के अंदर एक्सपांड करें। अब जैसे कि आप ग्रेविटा इंडिया को कंपेयर करो, आपको यही करना होता है, पीएस को जो है वो साथ में कंपेयर करना होता है। जब आप पीएस को साथ में कंपेयर करते हो तभी आपको आइडिया लगता है कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। अब ग्रेविटा को अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा आपके लीड सेगमेंट के अंदर काम करती है, आपकी बैटरीज वगैरह रिसाइकिल करती है, पेपर वगैरह भी रिसाइकिल कर रही है। ग्रेविटा एल्यूमिनियम रिसाइकिल के अंदर भी है, और फिर ये जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी करने वाली है ग्रेविटा। शायद उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है ग्रेविटा ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर। तो ग्रेविटा उस तरीके से बड़ी फास्ट पेस पे एक्सपेंड कर रही है अगर आप टीना से कंपेयर करोगे तो। बट टीना के जो नंबर्स है वो कंपैरेटिवली अगर आप ग्रेविटा से कंपेयर करोगे तो फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे एज कम्पेयर टू ग्रेविटा। तो ग्रेविटा से अगर आप टीना को कंपेयर करोगे तो नंबर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं हमें टीना के। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये कंपनी के कुछ नेगेटिव्स भी, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी के सिर्फ पॉजिटिव्स है। एक बार हम नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे एस्टिमेटेड स्टॉक प्राइस क्या है कंपनी का, और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। एक बार हम बात करें तो अभी कंपनी जो है टीना की बात करें तो ये कोई हेजिंग वगैरह नहीं करती है रबर के लिए, इतना ज़्यादा हेजिंग नहीं करती है। तो जैसे ही आपका रबर का जो है इनका एक्सपोर्ट से भी आता है इनके पास रबर, और फिर इम्पोर्ट से भी आता है। तो जैसे ही आपके रबर के जो प्राइजेस है वो फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, अब कंपनी के आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो कंपनी के मार्जिन वगैरह भी फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टीना के मार्जिन देखोगे तो कितने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्जिन है, बट कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये इनका जो एबिटा मार्जिन है वो कुछ 16.8% के आसपास रखेंगे। बट स्टिल रॉ मटेरियल के प्राइजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है इनका बिजनेस। तो जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनके मार्जिन भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। और इसके साथ साथ इनके जो कंज्यूमर्स है वो साइक्लिकल इंडस्ट्री के अंदर है। जैसे कि आप गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट इनको बहुत सारे रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे रही है। रोड के अब जहाँ भी रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन लगता है तो वहाँ रबर्स वगैरह ऑब्वियसली लगता है। तो ये जो इंडस्ट्री अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, तो ये भी बड़ी साइक्लिकल है। अगर इकोनॉमी जो है अब साइकिल के अंदर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी अच्छा खासा स्पेंड हुआ रहता है। बट वैसे ही जैसे इकोनॉमी के अंदर डाउन साइकिल आ जाता है तो ऑब्वियसली आपका स्पेंडिंग वगैरह भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके अंदर कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर हमें रिडक्शन देखने मिलेगा। बट टीना रबर जो है कोई बहुत बड़े स्केल की कंपनी नहीं है, रेवेन्यूज़ इनके कुछ वही नॉर्मल 400-500 करोड़ के आसपास है। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि ये जो कंपनी है इतनी छोटी स्केल की जो कंपनी है वो रेवेन्यूज़ इनके इम्पैक्ट हो गया अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल वगैरह के अंदर, तो मुझे ऐसे पर्सनली नहीं लगता है। और इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टेंटली इंफ्रा वगैरह के लिए कॉन्स्टेंटली स्पेंड कर रही है, और ये जो कंपनी है इसका बेस भी बड़ा छोटा है, तो मुझे नहीं लगता है टीना के अंदर ये सब फैक्टर्स से प्रॉब्लम आएगा। बट ये सारी जो चीज़ें हैं इनके क्रेडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करी गई थी, तो मैं सोचा कि हाईलाइट करना ज़रूरी है। फिर अब टीना का अगर स्टॉक प्राइस कैलकुलेट करें तो टीना का अगर हम एबिटा मार्जिन देखें, पहले रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 700 का इन्होंने टारगेट देके रखा है। अब 700 के अंदर इन्होंने एबिटा मार्जिन जो देकर रखा है वो कुछ 16.85 के आसपास देकर रखा है, जिसके ऊपर इनका जो एबिटा है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 117 आता है। अभी करंटली टीना रबर जो है अगर आप इसका ईवी टू एबिटा का रेशियो देखोगे तो 36.4 के आसपास है। हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि अगले एक साल के आसपास एबिटा का जो रेशियो है वो 34 या 35 पे चल जाएगा। चलो हम 35 भी अज्यूम करते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 4095 रहेगा। अभी करंटली अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस देख सकते हो तो 1647 है। तो मोर देन डबल वाले रिटर्न जो अभी भी पॉसिबल है अगर कंपनी ने जो है अपना दिया हुआ गाइडेंस जो है वो अचीव किया तो। बट अभी कंपनी के जो है हमने जो भी ये नंबर्स डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर वो सारे Q1 FY25 के नंबर्स है। Q2 के रिजल्ट्स अभी इस कंपनी के आने वाले हैं, कुछ टाइम में आ जाएंगे। तो एक बार हम इनके Q2 के नंबर्स भी देखेंगे और फिर इस कंपनी पे थोड़ा बहुत डिसीजन लेंगे। ऐसे तो मुझे अभी ये जो कंपनी है वो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, मैंने इसे 100% अपनी ट्रैकिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया है। आगे जाकर अगर चीज़ें और थोड़ी बेटर होती है इस कंपनी के साथ, चलो अब वैल्यूएशन वाइज तो थोड़ी अट्रैक्टिव लग ही रही है कंपनी, बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर यू। अब
एक और बात कर लेते हैं कि ये वीडियो में हमने टीना के बारे में जो भी बात किया या कोई भी दूसरे स्टॉक्स डिस्कस किए होंगे, ये कोई भी स्टॉक के ऊपर हमने जो है वो बाय सेल रिकमेंडेशन जो है वो दिया नहीं है। बेसिकली हमारा ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपको जो है वो एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए ताकि आप खुद ये स्टॉक्स वगैरह के एनालिसिस कर सको, आपका कॉन कॉल वगैरह का टाइम जो है वो पढ़ने का वो रिड्यूस हो जाए, इन्वेस्टर्स पीपीटी वगैरह हर चीज़ सोचना वगैरह जो है वो आपका काम जो है वो मैंने 90% तो कर लिया है, बट 10% आपको खुद की रिसर्च जो है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। टीना के जो नंबर्स हैं मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगे और अभी इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो भी अट्रैक्टिव लगा। इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स भी है, तो मुझे ये कंपनी जो है बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। और Q2 अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, सारी कंपनीज के Q2 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो चैनल को स्टे ट्यून्ड रहना, सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको Q2 कंपनीज के जो अपडेट्स है, कंपनी के Q2 अर्निंग्स के अपडेट्स बिल्कुल भी मिस ना हो। और मैं और छोटे छोटे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप मिड कैप स्टॉक्स जो है वो इस चैनल पे कवर कर रहा हूँ, तो ट्यून्ड रहना इस चैनल को। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।